जी, अस्सलाम वालेकुम। अब अपने क्वेश्चन भेजना शुरू करें। पहले आरम ने भेजा था मुझे शायद। तो इसके अंदर हम लगा लेते हैं जी, आपके पास एस व्हील्स। जी, पेज करते हैं ऐड सेक्शन। जी आनंद, शुरू में थोड़ा स्लो था, अब सेट हो गया शायद। कनेक्टिविटी लैपटॉप ऑन हो या कुछ टाइम जी। क्वेश्चन फ्रॉम पास पेपर। जी, पहला सवाल भेजा है आराम आपने, राइट। पहले सवाल के अंदर एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, देखें स्क्रीन के ऊपर आपके पास शो हुआ है, राइट। एक आपके पास फोर्स है, एक पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है शायद। जी, ये सवाल है। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या पूछा है आपके पास, कौन कौन आ गए क्लास में? आफिया है, अरहम है, इखलास है, मारिया है, साद है, राहिल है, उमर साहब सो रहे हैं आज। इतना शोर मचा रहे थे, उमर आज सो रहे हैं। ये आपके पास एक, इसका क्वेश्चन देख लें कैसे है। ये एक आपके पास वॉल है, दिस इज अ वॉल, इसके साथ एक पेंडुलम है, दिस इज अ पेंडुलम। अगर मैं इसकी रफ स्केचिंग करूं तो इसकी रफ स्केचिंग कुछ ऐसे बनेगी, रुको पहले। ए, पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक पेंडुलम दिखाया है, जो मुझे सवाल आया फर्स्ट, उसमें एक पेंडुलम है, राइट। इस पेंडुलम में तीन फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। ये एक पेंडुलम है, ये एक स्फीयर है। एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक फोर्स क्या एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड। एक फोर्स इज, वन फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज द वेट। ये आपके पास फोर्स है जो वेट दिखाई है। एक फोर्स आपके पास राइट हैंड साइड पे एक्ट कर रही है, दिस इज राइट हैंड साइड फोर्स विच इज एच। और एक टॉप पे फोर्स दिखाई है विच इज टेंशन। ये सवाल है, और इसका एंगल बताया गया है मुझे 30 डिग्री। ये आपके पास एक लाइन है, इसका एंगल बताया गया इससे 30 डिग्री का। 30, टेंशन, एच एंड डब्ल्यू। अब आपने सबसे पहले इसकी बनानी है राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ वेक्टर डायग्राम। अब वेक्टर डायग्राम से अगर आप बात करो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी कैसे? इसको मैं फोर्स नंबर 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ। आपके पास ये तीनों राइट एंगल एंगल बन रहे हैं, राइट। तो अगर आप इसके हिसाब से ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी वो जस्ट लाइक दिस। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो आपके पास ट्रायंगल कुछ ऐसे बनेगी। नहीं, ये तो इसका मतलब बनेगा, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए जाते हो तो आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। पहले आपने डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। कुछ ऐसे बनेगी, ये देखें, दिस इज द वेट। जहाँ पे वेट खत्म होगा
वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, नहीं ट्रायंगल गलत बन रही है, रुको। राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है तो इसके लिए आपके पास ये टेंशन आ गया, टेंशन वेट 90 डिग्री का, रुको। आपने इसकी वेक्टर डायग्राम बनानी है, तो ये आपका बन गया वेट, जहाँ पे वेट ख़त्म होगा यहाँ से स्टार्ट होगी टेंशन, सॉरी एच, ये वेट आ गया, ये एच आ गया, और ये आपके पास आ गई टी। इसके बीच का एंगल बन गया 30 डिग्री का। अब आप मुझे बताइए, आपने आंसर जो देना है वो किसकी फॉर्म में देना है, वेट, एच और टेंशन। तो एग्जामिनर पूछता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप मुझे बताइए थीटा के सामने क्या है, साइन 30 के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन 30 के फॉर्मूला लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपके पास हाइट है, एच है, और हाइपोटेन्यूज टी है। इसका मतलब बन सकता था टी साइन 30 बराबर होगा आपके पास एच के। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है, एच बराबर है टी कॉस 30, टी एच साइन 30, नहीं। अब आप लगाते हैं कॉस थीटा, या आपने साइन लगाया था, अब इस पर कॉस 30 लगाओ। कॉस 30 बराबर था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो आपके डायग्राम में बेस जो बराबर है वो डब्ल्यू है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास आ गया टी। इसको इधर शिफ्ट कर दो, टी कॉस 30 बराबर हो गया डब्ल्यू के। ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है, टी डब्ल्यू बराबर है टी कॉस 30, ये रहा ऑप्शन सी, वेट बराबर टी कॉस 30। आंसर क्या था इसका, सी था, राइट आंसर सी बनेगा इसका। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऐसे करना था, और भेजे सवाल अपने, ये पहला सवाल था, राइट। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, और राइट एंगल बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद आपने साइन कॉस लगाना है। 10 तो बहुत कम में लग रहा होता है, साइन या कॉस से काम चल जाता है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, a strong wind of speed 330 meter per second blow against a wall, the density of air is 1.2। शायद ये सवाल तो कराया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास स्पीड गिवन है 33 मीटर पर सेकंड, और डेंसिटी गिवन है 1.2 kg per meter cube। This is the density of air। The wall has the area given है 12 मीटर स्क्वायर। फोर्स बतानी है, क्या बतानी है आपने, फोर्स। तो आपको डेंसिटी गिवन है, आपको स्पीड गिवन है, एरिया गिवन है, डेंसिटी, और आपने निकालनी है क्या चीज़, डेंसिटी, फोर्स निकालनी है। क्या निकालनी थी, फोर्स। तो ये एरिया गिवन था और आपसे पूछा था फोर्स कैलकुलेट करें, तो फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था एम ए। मास का मतलब होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एरिया। मगर यहाँ पे एग्जामिनर ने एक चीज़ बता दी है, एग्जामिनर ने कहा है कि ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, सवाल में लिखा हुआ है, जब वेलोसिटी हिट करता है, द बॉल हैज स्पीड रिड्यूस टू 0 व्हेन इट हिट द वॉल। तो इसका मतलब होगा आपको स्पीड लेनी पड़ेगी एवरेज। एवरेज स्पीड लेने का मतलब बनेगा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल स्पीड कितनी बताइए आपको, 33, और फाइनल स्पीड बताइए 0 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास जो स्पीड आएगी वो 13.33 का हाफ, 33 का हाफ होता है 16.5।
मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड। अब डेंसिटी का मतलब था मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन। अब इस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया इंटू लेंथ जो होगा वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो आप लिख सकते हैं रो ए इंटू एल इंटू डेंस एरिया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या मतलब होता था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब बन जाएगा रो ए एल अपॉन टी इंटू वी। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता था, वेलोसिटी के। तो रो ए वी स्क्वायर। तो आपको रो कितना गिवन है, 1.2। एरिया कितना गिवन था, 12। मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी गिवन है, 16.5 का स्क्वायर। सॉल्व करना ज़रा आराम। 1.2 इंटू 12 इंटू 16.5 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई आपको? माइक अपने ऑन कर सकते हैं आप लोग। मैंने क्या किया, मास बराबर है फोर्स बराबर है एम ए। एम की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। फिर मैंने वॉल्यूम को ब्रेक किया एरिया इंटू डिस्टेंस में। तो रो पता था मुझे, एरिया पता था, डिस्टेंस नहीं पता था। वेलोसिटी एक्सेलरेशन बराबर होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम के। तो मैंने वेलोसिटी अपॉन टाइम के एक्सेलरेशन के बराबर, और डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता था खुद वेलोसिटी के बराबर होता था। तो एक वेलोसिटी है एक वेलोसिटी है, तो रो ए वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया रो ए वी। मगर यहाँ पे वी का मतलब है एवरेज, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। एग्जामिनर ने कहा था स्पीड थी 33, हिट करने के बाद स्पीड 0 हो जाती है, तो एवरेज निकलेगा 16.5। इसका आंसर बताओ, और हम क्या आंसर था इसका, पहले ये बताओ जो सॉल्व सॉल्व किया है। सर आप मेरे सवाल करा देना, मैंने ग्रुप पे भेज दिए आपको बहुत सारे। और जो तुमसे पहले जिसने भेजा उसका क्या करूँ, छोड़ दूँ? नहीं नहीं, वो लेट करा दे सर, मना नहीं वो कर रहा लेट आपको। तो पहले उनका नंबर खत्म होगा तो हमारा शुरू होगा, क्योंकि तुमने क्लास लेट क्यों ज्वाइन की है? मैं सर जल्दी सबसे आपसे पहले ज्वाइन की थी। अच्छा, मुझसे पहले ज्वाइन कर ली थी। अच्छा। अच्छा, क्या बात है तुम्हारी। ऐसा कैसे हो सकता है, 16,000 कह रही हो आप? अच्छा, सवाल दोबारा से देखते हैं, क्या गलती तो नहीं की कोई वैल्यूज में। वी का स्क्वायर, रो ए वी, एक सेकंड रुको। हाँ,
12 रो ए वी स्क्वायर। अगर खाली 33 का स्क्वायर करना जरा, 1/2 टाइम्स डेंसिटी बताइए, 12 मीटर स्क्वायर एरिया बताया है, इंटू 33 का स्क्वायर। तो बस कैलकुलेटर नहीं है ना, 1.2 इंटू 12 इंटू 33 स्क्वायर। अब निकालना फोर्स खाली, आना तो चाहिए इसका। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा, मैं देखूंगा इसको, क्योंकि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तो यही है। उसने बोला फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, वॉल हिट करने के बाद स्पीड जीरो हो जाती है। एक सेकंड, सवाल में उसने बोला क्या है? हिट करने के बाद जीरो हो जाती है। एक सेकंड, हिट करने के बाद जीरो होती है, एक सेकंड। द वेलोसिटी हैज स्पीड रिड्यूस टू जीरो व्हेन इट्स हिट द वॉल, व्हेन इट हिट द वॉल। हाँ तो फिर सही है, फिर मुझसे सर गलती। 33 से ठीक आ रहा है कितना आ रहा है? 33 सेकंड से आ रहा है। जी, हाँ तो एक, 16.5 से नहीं आ रहा। हाँ तो इसका अंदर मुझसे गलती हुई, मैंने सवाल में एक लाइन लिखी हुई है उसने कि व्हेन एयर हैज इट्स स्पीड रिड्यूस टू जीरो व्हेन इट हिट द ग्राउंड वॉल। सही है, वॉल हिट करने के बाद जीरो हो जाती है। मैं समझा था पहले ही जीरो हो रही है। ठीक है, 33 एवरेज लेने की जरूरत ही नहीं है, बस जो वेलोसिटी की डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, रो ए वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने पास कॉपी में लिख लो, रो ए वी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा फोर्स का, और वी का मतलब बनेगा वेलोसिटी। वी का मतलब बनेगा वेलोसिटी विच इज गिवन 33। मैं ज्यादा डीप सोच गया था कि हिट करने के बाद, वो हिट करने के बाद है एक्चुअली। ठीक, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा है आपके पास ये तो आसान है यार, ये क्यों नहीं हुआ? रुको, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एग्जामिनर कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि एक वॉल है, उसके ऊपर एक मास मूव कर रहा था जिसका मास था 2m, इसकी वेलोसिटी थी v, जाने की स्पीड कितनी थी? v थी। और दिस इज इनइलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इज इनइलास्टिक। अगर ये इलास्टिक होता तो हिट करता तो सेम वेलोसिटी से हिट करता। तो चेंज इन मोमेंटम को निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया था? चेंज इन मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला बताया गया था एम यू प्लस वी, अगर आपको याद हो, एम यू प्लस वी, दिस इज द फॉर्मूला। जब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा एम यू प्लस वी। अब इसका कॉन्सेप्ट सुन लो, याद रखें, अगर इन इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, इलास्टिक कोलिजन होता, तो v जाने का v आने का, तो आंसर हो जाता आपके पास 2m मल्टीप्लाई बाई 2v, तो आंसर बनता 4mv। ये जब होता, जब आपके पास होता इलास्टिक कोलिजन। क्या होता आपके पास? इलास्टिक कोलिजन। तो 4mv तो जब होता जब इलास्टिक कोलिजन होता। अच्छा, उसने बोला हिट करने के बाद रिबाउंस हो रहा है, अगर हिट करने के बाद रुक जाता तो मोमेंटम का चेंज निकलता 2mv। ठीक, 2mv, mv तो हो ही नहीं सकता था, mv पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ जा भी रहा तब भी इसका मोमेंटम कितना होता? 2mv होता। तो 2mv जब होता जब ऑब्जेक्ट जा रहा होता, जाने के बाद अगर रुक जाता तब भी 2mv रहता, रिबाउंस करके वापस आता इलास्टिक कोलिजन 4mv हो जाता। तो इसका मतलब बनेगा राइट पॉसिबल आंसर क्या बनेगा? 3mv, क्योंकि जाने की स्पीड अगर v थी तो वापस आने की स्पीड हो सकती है v से कम हो जाए, v से हाफ हो जाए। तो इसमें आपने एक्सपेक्टेड आंसर देना है, एम वी आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जा रहा होगा तब भी इसका मोमेंटम 2mv होगा, अगर जाने के बाद रुक भी जाता है तब भी 2mv रहेगा, राइट। तो एम वी और 2mv आपके पास, 2mv कब होता? जब आपके पास रेस्ट में आ जाता, मगर वो बोल रहा है कि रिबाउंस होके वापस आ रहा है, तो इसका मतलब बनेगा 4mv जब होता। देखो mv इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मोमेंटम मिनिमम कितना है? 2mv है। 2mv जब पॉसिबल था जब आपके पास हिट करने के बाद रेस्ट में आ जाता, मगर बोले रिबाउंस हो रहा है, इसका मतलब होगा 4mv जब होता जब आपके पास इलास्टिक कोलिजन होता। तो राइट आंसर इसका बनेगा 3mv। तो 3mv है ऑप्शन सी। क्या आंसर था? 3mv है इसका आंसर। इसका आंसर होगा 3mv। mv नॉट पॉसिबल, 2mv नॉट पॉसिबल क्योंकि हिट करने के बाद रिबाउंस हो रहा है, और 4mv जब पॉसिबल होता है जब इलास्टिक कोलिजन होता, मगर दिस इज इनइलास्टिक, इसलिए राइट आंसर बनेगा 3mv। क्या आंसर बनेगा? 3mv।
ये इसका आंसर बनेगा। अब एक सेकंड आराम, अब किसी और के भी सवाल सॉल्व कराऊंगा। तुमने तो पूरी बुक बना के भेज दी है मुझे। जी उमर साहब रुको, इखलास ने डिलीट कर दिए। जी उमर साहब कौन सा पार्ट है आपका ये? सर मैंने ना काफी सारे सवाल भेजे, इसमें काइनेमैटिक्स डायनामिक्स सब डाला हुआ उन लोग ने, उसमें पता नहीं क्या हो रहा है गलती। तो भाई सवाल का रेफरेंस तो बताओ, एक सेकंड मुझे तो सवाल स्टार्ट कहाँ से? 22 तुमने पेजेस भेज दिए। अब 22 पेजेस में कौन सा सवाल पहले कर, सवाल स्टार्ट। भाई एक सेकंड रुको, इस तरह तो बड़ा मसला हो जाएगा मुझे, यानी कि ये एक तुमने सवाल भेजा मुझे कौन सा वाला, ये मैं बता देता हूँ खत्म, जिसके अंदर शेप गिवन है। ये करना तुमने खुद ही होगा क्योंकि यहाँ पे इतना विजुलाइज नहीं हो रहा है, राइट। एक आपके पास ट्राइंगल गिवन है कर्व शेप की, और एग्जामिनर पूछता है इसका एरिया निकालें। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। ये जो उमर साहब सवाल आपने मुझे भेजा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जिसमें कर्व गिवन है जैसे प्रोजेक्टाइल पाथ में होता था। ये सवाल आपका मुझे नहीं पता, पेज नंबर 4 पे, राइट। ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ के अंदर एग्जामिनर ने एक कर्व दिया है, ऐसे ऐसे कर्व दिया है, और यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू बता दी है आपके पास 8। यहाँ पे जो वैल्यू मार्क हुई है मैक्सिमम वो मार्क हुई है 8, और यहाँ पे ग्राफ खत्म हो रहा है 0.6 पे, और पूरा कर्व बना हुआ है। और एग्जामिनर बोलते हैं इस ग्राफ को देखते हुए क्या निकालना था, एक्सेलेरेशन निकालना था, जो आपने निकाल लिया है। उसके बाद उसने पूछा था, एक्सेलेरेशन तो निकालना आसान है। उसके बाद उसने पूछा है जी इसका सबसे मुश्किल पार्ट था क्या निकालना, एरिया निकालना इसका। इसी का सवाल है ना ये, एरिया निकाल लिया आपने? एरिया में मसला है वो तो मेरे लिहाज से। नहीं सर, एरिया निकल नहीं रहा, कर्व का कैसे निकालूंगा मैं? हाँ ये बात समझानी थी तुम्हें, बस बस ये बात मुझे समझानी है तुम्हें। याद रखें हाँ सर, एरिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी नहीं है तो वो भी नहीं कर सकते ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ एक चीज होती है एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन। इसमें ये एरिया कितने मार्क का था, 3 मार्क का था, 4 मार्क का था। इसका एरिया जो होगा, इस ग्राफ का एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगी। क्या ये बात मानते हैं आप? इस ग्राफ का एरिया जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगी। अब ये सवाल 3 से 4 मार्क का आता है, इसमें मुझे नजर नहीं है कितने मार्क का है ये। अब आपने उमर साहब करना क्या है, अगर आप गौर से देखें तो आपके पास एक बड़ा बॉक्स बन रहा है कुछ ऐसे, राइट। ये कुछ इतने बड़े बड़े बॉक्सेस बन रहे हैं, इन बॉक्स का एरिया निकालो। इन बॉक्स का एरिया कैसे निकालोगे, ये 0.1 है, ये 0.2 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बन गया 0.1, और इसकी हाइट जो गिवन है वो गिवन है 2। कितने गिवन है आपके पास, 2, मगर ये सेंटीमीटर में है। इसका मतलब बनेगा आपको जो एक बॉक्स बन गया उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, और इसकी विड्थ जो है 0.1 है। तो जब 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एक बड़े बॉक्स का एरिया आ गया। ये एक बड़े बॉक्स का क्या आ गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं, सेंटीमीटर, खाली सेंटीमीटर होगा क्योंकि आपके पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई बाय जब सेकेंड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0.2 आ गया। अब 0.2 सेंटीमीटर आपके पास एक बड़े बॉक्स का एरिया आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 0.2 डिवाइड बाय 100, 10⁻², तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये एक बड़े बॉक्स का एरिया आ गया। अब आपने इस जैसे बड़े बॉक्स काउंट करने हैं अप्रोक्सीमेट। उमर साहब समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपका सवाल में देखता हूँ तो पहले वाला ग्राफ में छोड़ देता हूँ क्योंकि वो आधा कर्व कवर हुआ है। आपके पास जो ग्राउंड के ऊपर बना हुआ है उसके अंदर जो बॉक्स आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 पूरे आ रहे हैं, और 0.75 इधर से आया, 0.75 इधर से आया, तो हो गया 1.5। तो जो फर्स्ट एक्सिस के ऊपर लाइन बन रही है वो बन रही है 5.5 बॉक्स, 1 2 3 4, 0.575 इधर, 0.75 इधर, तो बन गया 1.5। इसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, ऊपर वाली रो के अंदर 4 आ रहे हैं एग्जैक्ट। उससे ऊपर जाएंगे तो 1 2 और 3.5 आ रहे हैं इससे ऊपर, इससे ऊपर 3.5 आ रहे हैं, और इसके ऊपर कितने आ रहे हैं
दो में से 1.75 आ रहा है, 1.75, तो 5.5 प्लस 3.5 ये बन जाएगा तुम्हारे पास 9, 9 प्लस 14 13, 13 प्लस 1.75 13, 14.75, तो 14.75 is the total boxes multiplied by each box contain 2 into 10 power minus 3. सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। उमर साहब क्या ये बात समझ में आई आपको? कर्व की एस्टिमेशन करते हैं, जी सर, आ गया। कर्व को एस्टिमेट करेंगे। अब तुम्हारे पास अब आगे का पार्ट तुमसे हो जाएगा। असल मसला था एक्सेलेरेशन निकाल लिया तुमने, इसमें सबसे मुश्किल पार्ट था कर्व का एरिया निकालना। इसको बोलते थे एस्टिमेशन। क्या बोलते थे इसको? एस्टिमेट करेंगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन। तो आज के बाद जितने भी कर्व नजर आए उन सब पे आपने हमेशा ये मेथड अप्लाई करना है। पहले का 1.5.5, दूसरे के 4, 3.5 एस्टिमेटेड आंसर दे रहे होते हैं आप। तो आपके पास उसके बाद आपने क्या निकाला था? फोर्स निकाल ली थी आपने। उसके बाद क्या नहीं हुआ आपसे, जिसपे सर्कल डाला आपने, show that the horizontal force of 13,1300 newtons exert on a car by the engine. तो आपसे क्या यूज डिटरमाइन द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। ये सवाल नहीं हुआ आपसे? रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई थी? 490। सर ये कोई दूसरा सवाल है, वो एक सेकंड, थोड़ी गलती हो गई बेचने में। सर ये वाला सवाल आपको बताता हूँ, कौन से रेफरेंस बता रहा हूँ उसका। और ये जो तुमने एमसीक्यूज नंबर 20 भेजा है मुझे, एमसीक्यूज नंबर 20 भेजा है एक तुमने, एक सवाल करवाया तो था मैंने। सर वो तुमने अभी एक वापस MCQ करने बैठा, याद नहीं आ रहा मुझे, यानी समझ ही नहीं आ रहा वो। अरे भाई आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं ना रोज। एक तुमने एमसीक्यूज नंबर 20 भेजा है मुझे, एमसीक्यूज नंबर 20 बहुत ही क्लास का क्वेश्चन है, राइट? वो मुझे लग रहा है कि इस क्लास का सबसे अच्छा सवाल होगा। अभी रुको एक सेकंड, हाँ व्हाट्सअप, एक सेकंड, चैट मैसेज के ऑल्टर एच, रुको। एमसीक्यूज नंबर 20 देखो, मैंने करवाया था शायद, तुम थे नहीं उस क्लास में शायद। अभी लास्ट वीक ही कराया शायद, लास्ट क्लास में कराया है। लास्ट वीक भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में कराया है। एक आपके पास ये साइन वेव गिवन है, मैं एक हिंट देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। अगर तुमने किया होगा तो याद आ जाएगा तुम्हें, वरना फिर तुम्हें मसला होगा। ये देखें, एक आपके पास एग्जामिनर ने आपको क्या दिया है, एक आपके पास सिंपल हम साइन वेव दी है। ये एक पूरी साइन वेव दी गई हुई है आपको। कौन सी वेव दी हुई है आपको? एक साइन वेव दी हुई है। इस साइन वेव पे एग्जामिनर बोलता है एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं। जब स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं तो ये आपके पास मीन पोजीशन पे आ जाता है। अब जब इसे फोर्स लगती है तो नीचे की तरफ जाता है। जब ये नीचे की तरफ जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा एक्स, जब इसको रिलीज करूंगा तो ये ऊपर की तरफ भी उतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा एक्स। तो इसका मतलब बन जाएगा ये जो पॉइंट होगा ये इसकी कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह ये जब ऊपर जा रहा होगा तब आपके पास बनेगी एक्सट्रीम पोजीशन। और जहाँ पे पेंडुलम लाई कर रहा था ऑब्जेक्ट विदाउट फोर्स अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो इसका मतलब होगा जब पेंडुलम अपनी, जब ये स्प्रिंग अपनी मोशन स्टार्ट करेगा तो इसका मतलब होगा ये पॉइंट होगा इस पॉइंट पे, तभी तो इसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर मैं इसको डायग्राम से हिसाब से मार्क करूं तो इसका मतलब होगा जब ये अपनी मैक्सिमम एक्सट्रीम पे होगा वेलोसिटी जीरो होगी। जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये मीन पे पहुंच रहा होगा। तो मीन पे वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? मैक्सिमम। ये देखें ये पॉइंट आ गया मीन का। अब जब ये मीन से ऊपर चला होगा वेलोसिटी फिर कम हो रही होगी, तो ये एक्सट्रीम का पॉइंट आ गया। अब एक्सट्रीम पे पहुंच के रुकेगा, फिर नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो जब नीचे की तरफ आ रहा होगा तो जब मीन पे पहुंचेगा वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ये पॉइंट सी बन गया, ये पॉइंट डी बन गया, और ये पॉइंट बन जाएगा डी। उसने सवाल में पूछा था mark with the letter from this graph which has the lowest point of its motion, lowest point of its motion। अब उमर साहब आपने स्टार्ट किया था यहाँ से, ये था पॉइंट जहाँ पे लोएस्ट पे था, मगर यहाँ पे एग्जामिनर ने मार्क ही नहीं किया पॉइंट। जब आपने इसको यहाँ से रिलीज किया ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये मीन पे पहुंचेगा वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, तो ये पॉइंट बन गया ए। आंसर के हिसाब से ए, ऑप्शन ए। मगर ये आंसर नहीं है, ये ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो इसका मतलब होगा जब यहाँ से छोड़ा था ये लोएस्ट पे था, मगर यहाँ पे मार्क ही नहीं हुआ, इसको छोड़ा ये ए पे पहुंच गया। ए का मतलब होगा मैक्सिमम स्पीड, और ऑब्जेक्ट लाया करेगा मीन पोजीशन पे, ये आ गया ए।
अब जब ये बी ए मीन से ऊपर जा रहा होगा वेलोसिटी फिर कम होना शुरू हो जाएगी, और जब दोबारा एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी। उस पॉइंट को एग्जामिनर ने बी का मार्क किया है। जब इसको यहाँ से छोड़ेंगे फिर ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो जब मीन पे पहुंचेगा वेलोसिटी फिर मैक्सिमम हो जाएगी, मगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी होगी, जाते वक्त प्लस था आते वक्त माइनस हो रही होगी। अब आपके पास मीन से फिर नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो जब मीन पे से नीचे जाएगा तो उसको बोलेंगे लोएस्ट पॉइंट। तो जब लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो लोएस्ट पॉइंट कहलाएगा डी, इसलिए इसका राइट आंसर था डी। ना ए है, ना बी है, ना सी है। इस डायग्राम को बनाए बगैर आप इस ग्राफ को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जब तक मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा ये सवाल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब इखलाक साहब आपका भी कुछ भेजा था आपने, ला इखलाक साहब आपको भी करा दूं। जी सर मैंने भेजा, देख लें। आपने जो भेजा है आपके पास, वो आपके पास है डायनेमिक का है वो। डायनेमिक का ही है, ग्रुप पे भेजा है ना। हम्म। अच्छा कहाँ चला गया, एक सेकंड रुको। आपने ये जो स्प्रिंग वाला भेजा है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा था, ये सवाल की बात कर रहे हो? ये तो तुमसे हो गया। जी सर, नहीं सर इसका नेक्स्ट पेज जो भेजा है मैंने। इसके नेक्स्ट पेज में तुमने भेजा है डिड्यूस द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज 0.49 जूल्स फॉर द कंप्रेशन ऑफ 3.5 cm। ये इस पार्ट की बात करो जिसको रेड से मार्क किया तुमने, ये वाला ना, ये वाला पार्ट ना इखलास। जी सर, और बाकी आगे वाले भी इसके। अच्छा अब आप मुझे बताएं ये कौन सा ग्राफ है? ये है आपके पास लोड एक्सटेंशन ग्राफ। इसका मतलब होगा इधर लगेगा जो आपने लास्ट, अभी आपने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पढ़ लिया मेरे साथ? क्या आपने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पढ़ा है मेरे साथ, ये बताइए। नहीं सर अभी पढ़ा तो नहीं है। तो फिर कैसे होगा ये सवाल? तो फिर कैसे हो जाएगा? ये नहीं हो सकता अभी तो तुमसे, डायनेमिक में क्यों दिया सर ये? क्योंकि डायनेमिक के अंदर इसका अगला पार्ट डायनेमिक का है ना, हाँ मोमेंटम तो वाला। अगला पहला पार्ट, अगला पहला पार्ट डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड का है, वो तुमसे हुआ ही नहीं होगा। डायनेमिक वाला हो गया होगा, वो 800 अपॉन 400 2400 वाला, ये है डायनेमिक का पार्ट। वो करवा दे सर। वो करा दूं। हाँ एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ हुआ है, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ हुआ है, और स्प्रिंग की एक साइड के ऊपर एक लॉरी है, इसका मास है 800, और दूसरी साइड पे दूसरी लॉरी है, इसका मास है 2400, और इसके बीच में स्प्रिंग है। स्प्रिंग से ये दोनों कंप्रेस हुए थे। जब मैं इस स्प्रिंग को रिलीज करूंगा तो 800 इधर जाएगा, 2400 इधर जाएगा। ये सवाल है आपके पास नेक्स्ट। जब स्प्रिंग खुलेगा तो दोनों ट्रॉली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो एग्जामिनर पूछता है डिड्यूस द रेशियो ऑफ। आपने एक बात पढ़ा था, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो इसका मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन जीरो होता था, और आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम जो होता था वो आपके पास बराबर होता था, जीरो बराबर होता था m1v1 माइनस m2v2। क्लास साहब ये बात याद है? m1v1 माइनस m2v2। यहाँ पे भी दो ट्रॉली है, एक का मास 800 है, एक का मास 2400 है। दोनों पहले रेस्ट में थी, जब ये स्प्रिंग खुलेगा तो 800 लेफ्ट पे जाएगी, 2400 राइट के ऊपर जाएगी, तो जीरो बराबर हो जाएगा, इसका मास था 800 इंटू v1 माइनस 2400 इंटू v2। तो जब मैं 2400 को इधर शिफ्ट करूंगा तो आपके पास जब ये इधर शिफ्ट होगा तो आपके पास जो क्वेश्चन बन जाएगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा। राहिल साहब आपने कुछ नहीं किया क्या? तो जब 2400 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2400 v2 बराबर हो जाएगा 800 ऑफ v1। अब एग्जामिनर पूछता है v1 अपॉन v2 की वैल्यू। v1 का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ 800। v2 का मतलब है स्पीड ऑफ 2400। तो जब मैं v1 अपॉन v2 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 2400 अपॉन 800, तो 8 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 8 वन सा 8 3 सा 24, तो रेशो आ गया 3:1। ऐसे करना था क्लास साहब। क्या ये बात समझ में आई आपको? जी सर, और अगले वाले में सर स्पीड ऑफ ट्रॉली वो 800 वाले की निकालनी। अब वो एक्चुअल में, अच्छा स्पीड ऑफ ट्रॉली, अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पहले पार्ट के ऊपर। पहले पार्ट में क्या तुमने ओ लेवल्स के अंदर लोड एक्सटेंशन ग्राफ पढ़े थे सबने? लोड जी एक्सटेंशन ग्राफ पढ़े थे पढ़े। सबने? पढ़े जी थे। तो अगर आपको लोड एक्सटेंशन ग्राफ याद हो तो यहाँ पे इस सवाल के अंदर वेट का मतलब है लोड,
वेट का मतलब है फोर्स, और एक्सटेंशन का मतलब है कंप्रेशन, एक्सटेंशन कंप्रेशन है। तो आपको इस ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालना पड़ेगा कहाँ तक का, 3.5 जो उसने बोला है। एक सेकेंड, शो दैट, नहीं, हाँ बस तुमसे हो जाएगा। तुमसे बोला था शो करो, तुमको एनर्जी कितनी बता दी क्लास, 0.49। ये तुमसे शो भी नहीं हो सकता क्योंकि तुमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मगर तुमको एनर्जी बता दी कितनी आ रही है एनर्जी, स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही थी, 0.49। 0.49 जूल्स। अब आपकी स्प्रिंग की एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो चुकी होगी, तो इसका मतलब एनर्जी तो हमें पता चल चुकी है। तो आप एक काम करो, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बराबर हो जाएगी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ ट्रॉली। क्या लिखोगे तुम, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर स्टोर एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग is equals to the kinetic energy of both object। अब आप मुझे बताइए, बोथ ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग तो आ गया 0.49 बराबर होगी हाफ, मास था 800, 800 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि 800 ग्राम था, तो आप लिखेंगे हाफ इंटू 0.8 इंटू V1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2400 डिवाइड बाई 1000। तो जब 1230 आएंगे तो ये बन जाएगा 2.4 इंटू V2 स्क्वायर। अब आपको एक बात पता है, 3 किसके बराबर था, 3 बराबर था V1/V2 के, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3V2, V1 बराबर हो जाएगा 3V2 के। तो जहाँ पे V1 लिखा हुआ था, इस V1 की जगह पे अगले स्टेप में 0.1/2 इंटू 0.8, और V1 की जगह पे लिख देंगे 3V2 स्क्वायर प्लस 2 से ये कैंसिल होगा 1.2 इंटू V2 स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 0.49 के। इखलास साहब पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल आ गया, पूरी इक्वेशन में एक वेरिएबल आ गया, उसकी वैल्यू है V2, वो जो अननोन है। क्या बात समझ में आई? सर ये ऐसे V2 जो है ये 800 वाले की स्पीड है ना? नहीं, V2 जो है वो 2400 वाली की स्पीड है। तुमसे एग्जाम ने किसकी पूछी थी, 800 की पूछी थी। जी सर। तो बस तुम एक काम करो, ये जो इक्वेशन है इसमें से V2 को सब्जेक्ट बना लो, 3V2 बराबर है V1 के, तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, V1/3, ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे। अब जो V1 आएगा वो 800 वाले का आ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई? जी सर। मैंने 2400 वाले की निकाल रहा था, तो मुझसे एग्जाम में 800 वाले की पूछी है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट V1 को बना लिया था ना, तो पूरी इक्वेशन मेरी V2 में आ गई थी, मगर तुमने पूरी इक्वेशन में V1 लाना था, तो V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 0.49 को इक्वेट करना था हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर। अगर आप 800 मास लेंगे तो V1 बन जाएगी 800 की, और V2 बन जाएगी 2400 की। तो मैंने काम किया, V2 को सब्जेक्ट बना लिया, V1 से सब्स्टिट्यूट करके पूरा सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा जी। इसके बाद फिर आराम की बारी है, बस एक सवाल करना था इखलास, तुमने एक सवाल पूछना था सर और भी हैं सर, इन लोग के बाद पूछना। इन लोग के बाद, और ये अच्छा, अब उसने तो 22 सवाल भेज दिए उमर ने, सर अभी सी। अभी भेज दूं? नहीं नहीं, अभी आराम के भी कुछ सवाल है ना, भेजो, अभी भेज दो, भेज दो, रिजर्व में रखता हूँ मैं, जो जो आते चलेंगे वो कराता चलाऊंगा जी। आराम ने एक और सवाल भेजा है मुझे यार ये वाला सवाल तो क्लास में कराया था मैंने, आराम क्या हो गया तुम्हें, भूल गई हो तुम। एक फ्रिक्शन नेक सरफेस है, ये तुमने पुली वाला भेजा है मुझे, एक में 8 और 2 kg है, और दूसरे के अंदर 2 और 1 kg है। पहले मैं ये वाला करा दूं जो क्लास में कराया था, ताकि तुम्हें याद आ जाए। एक आपके पास पुली है, अब इसके अंदर एग्जामिनर ने एक पुली दिखाई है, राइट, ये एक पुली है, इस पुली के ऊपर से एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है,
अब यहाँ पे 8 kg रखा हुआ है, ये इस पे से पास हो रहा है, यहाँ पे रखा हुआ है 2 kg। 2 kg नीचे की तरफ जाएगा तो 8 kg इधर जा रहा होगा, ये 8 kg का मास था। और एग्जामिनर ने पूछा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है, फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट करती है जो है 6 न्यूटन की। ये कराया हुआ तो सवाल था यार। तो आप मुझे बताइए इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। वेट लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81 तो 19.6 आ जाएगा वेट। ये वेट इधर कर रहा होगा, फ्रिक्शन इधर कर रही होगी, तो आप एक काम करोगे, नेट फोर्स जो निकलेगी वो निकलेगी 19.6 माइनस 6। जब मैं 19.6 में 6 माइनस कर दूंगा तो 13.6 न्यूटन की नेट फोर्स आ गई। नेट फोर्स बराबर होती थी m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन के, तो नेट फोर्स 13.6 आ गई। m1 प्लस m2 का मतलब होगा जितने ऑब्जेक्ट पुली से अटैच हुए हैं रोप से, तो रोप से एक 8 kg अटैच हुआ था, एक 2 kg अटैच हुआ था, तो 8 प्लस 2 बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा 13.6 डिवाइड बाय 10, 1.36। 1.36 कोई ऑप्शन करीब है, 1.36 के करीब है 1.4, तो आंसर ये बनेगा। क्या बात समझ में आई आराम साहिबा? जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट सेकेंड। पुली से अटैच होंगे तो रोप के साथ जितने ऑब्जेक्ट अटैच होंगे उन सबके मासेस लेंगे, उनके मासेस लेंगे, उन सबके मासेस लेंगे। इसी क्या के सर बाद फोर्स कैसे निकाल दी? फोर्स, 19.6, 19.6 माइनस 6 किया है। हाँ फ्रिक्शन सही सही। बैकवर्ड है ना, फ्रिक्शन अच्छा बैकवर्ड थी और 19.6 डाउनवर्ड थी, तो डाउनवर्ड में से फ्रिक्शन फोर्स माइनस कर दूंगा तभी तो आपके पास ओवरऑल फोर्स निकलेगी, ठीक है, इसमें मुझे भी ठीक हुआ रीजन में, सही है। राइट। अब इसी के बाद दूसरा सवाल भेजा इन्होंने ऐसे ही, उसके अंदर हाइट इन्वॉल्व हो गई है। अब उसके अंदर हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें जीपी निकालनी होगी। एक सेकंड पहले यार, वन बाय वन कराने दो, इतनी ब्रांच से। उसके बाद एग्जामिनर ने आपने भेजा है एक 2 kg का मास है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और 1 kg का मास है जो वर्टिकली हैंग हुआ है, और उसका डिस्टेंस है 0.5। What is the speed of 2 kg as 1 kg hit the floor having falling distance of 0.5 मीटर। अच्छा, आपसे पूछते हैं स्पीड बताइए। 2 kg किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो इसका मतलब बनेगा द जी लॉस इन जीपी बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। लॉस इन जीपी, जितनी जीपी लॉस करेगा 1 kg वाला, उससे आपके पास काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 kg ऑब्जेक्ट, इसका मतलब बनेगा अगर आप एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं इधर लॉस इन जीपी, क्या लगाते हैं कॉन्सेप्ट इधर, लॉस इन जीपी बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, तो जीपी का लॉस निकलेगा एम जी एच, इसका निकलेगा हाफ एम वी स्क्वायर, मगर दोनों इंटरकनेक्टेड है ना। अच्छा फ्री फॉल नहीं ले सकता मैं, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, सही है। एम जी एच नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि फ्री फॉल मोशन थोड़ी कर रहा है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, सही है। एक्सेलरेशन निकालने की वही लॉजिक है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। 1 kg का वेट कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 9.81, तो इसका मतलब होगा 9.81 न्यूटन से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खिंच रहा होगा। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता था एम ए, तो फोर्स तो आ गई 9.81 या अप्रोक्सीमेट 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10। अब मास लेंगे दोनों के 1+2, क्योंकि एक का मास 1 एक का मास 2, एक्सेलरेशन आ जाएगी 9.81 डिवाइडेड बाय 3, तो 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आ गई। अब एक्सेलरेशन आ चुकी है, अब आप इधर ले सकते हो मास, इसका मास था 1, एक्सेलरेशन थी 3.33, हाइट कवर कर रहा था 0.5, बराबर होगा हाफ, इसका मास कितना लेंगे 2 इंटू वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 3.3 का हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3.5 का 3.3 का हाफ, निकालो जरा 3.3 का हाफ और अंडर रूट लगा दो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 3.3 इंटू 1/2 अंडर रूट, ये आ गया स्पीड का आंसर। चेक करो ये स्पीड आ रही है।
मेरे ख्याल में तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि जब 3.3 को हाफ करेंगे आया आंसर आरम? आरम इसका आंसर क्या है? मेरे लास्ट इसका तो मुझे नहीं लग रहा ये आंसर आएगा। एक्सेलेरेशन निकाली थी 3.3। एक सेकेंड, मुझे भी लग रहा है ये आंसर में डाउट लग रहा है मुझे भी, काइनेटिक एनर्जी से नहीं होगा। आ गया आंसर? लग तो नहीं रहा था मुझे सही है। वो मेरे माइंड में था 3.3 का अंडर रूट आधा और इस पे अंडर रूट 1.8। 1.8 ये आंसर आ रहा है तुम्हारा। तो आपने किया क्या, लॉस इन जीबी बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी के में हाफ एम वी स्क्वायर डाला, एम की जगह 2 डाला, और जीपी की जगह आपने एम जी एच, जी नहीं लेना था आपने, ए लेना था। अब उसके बाद एक और सवाल है, a body initially at rest explode into two masses m1 m2 move apart of velocity v1 v2, what is the ratio? अरे ये सवाल क्यों नहीं हुआ तुमसे यार, ये तो आसान सवाल था। इसी के नीचे जो तुमने भेजा है मुझे, एक ऑब्जेक्ट है एक्सप्लोड होता है, जब एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड होता है, जब एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड होता है m1 और m2 में, m1 इधर जाता है m2 इधर जाता है, इसकी स्पीड v2 है, इसकी स्पीड v1 है। तो एग्जामिनर पूछता है v1 v2 का रेशियो क्या होगा? 0 बराबर होगा m1 v1 माइनस m2 v2। तो उसको तो शिफ्ट कर दो, तो m2 v2 बराबर हो जाएगा m1 v1 के। तो आपसे उसने v1 अपॉन v2 का रेशियो पूछा है, तो v1 अपॉन v2 बराबर हो जाएगा m2 अपॉन m1 के। ये तो क्लास में कराया था शायद। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। v1 ज़्यादा है तो m1 कम होना चाहिए, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर नीचे v2 तो ऊपर m2 आएगा, नीचे m1 है तो ऊपर v1 आएगा। इसके बाद चलें उमर साहब, आपका सवाल भेजें उमर साहब आप, इखलास ने भेजा है। सर ये जो आखिरी वाला आपको भेजा ना, ये वाला करना है, ये जो बता रहा था इसका सवाल लगे, वो ये वाला है वो। किसने भेजा है उमर? सर वो जो मैंने भेजा है। जिस पे तुमने काटा हुआ है, द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल, ये वाली बात कर रहे हो जो तुमने लिख लिख के काट दिया है ना? तुम्हारे पास आखिरी तस्वीर जो मेरे पास आ रही है वो ये आ रही है, सवाल एक उसका सेकंड लिखा हुआ देख के बता रहा हूँ, देख के बताता हूँ। है। अरे तुमने सर लिख आप के, जब तक मेरा वाला करा दें। अरे यार फरमाइशी प्रोग्राम। इखलास साहब आपने दो सवाल भेजे, दो क्वेश्चन डायग्राम भेजी हैं। पहले पार्ट में आपने पूछा है डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ इज न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था बेटा? 0 मार्क मिलेगा एग्जामिनर आपको उस पर देगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या लिखा है तुमने? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बता बता के थक गया मैं क्लास तुम्हें। तुम वही लिख रहे हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। ओ भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओ लेवल से निकल आओ। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन फोर्स, तो यही बातें लिखनी है। तुम पता नहीं क्या स्टोरी लिख रहे हो, देखता हूँ मैं जरा, मुझे तो देख के तुम्हारा पहला पार्ट ही उसका गुस्सा। आगे वाला करा दें सर, छोड़े उसको। आगे वाला तो मैं करा दूंगा, पीछे वाला तुमसे हो गया क्या है? ये तुमने क्या लिखा है? इट स्टेट दैट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स। ये कहाँ से पढ़ लिया आपने? एमएच को डिफाइन कर रहे हो तुम तो। भाई ऐसे नहीं होगा, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कंप्रेस एयर है एक कंटेनर में, और वाटर डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, नोजल का साइज है 7.5 मिलीमीटर,
when water is pushed vertically downward through the nozzle by the compressing air, the rocket moves vertically upward. The nozzle has the circumference of radius 7.5 millimeter. तो आपको रेडियस गिवन है नोजल का 7.5 मिलीमीटर। पहली बात, द डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है आपको 1000। ठीक है, assuming that water leaving the nozzle with the shape of the cylinder of radius 7.5 millimeter has the constant speed बता दी 13 meter per second, right, relative to the rocket. Show that the mass of water leaving the nozzle in first 0.2 second, मास आपने शो करना था, टाइम गिवन था 0.2 सेकेंड, मास शो करना था 0.46 kg। ये सवाल है। आपको डेंसिटी बताइए पानी की, आपको वेलोसिटी बताइए, अच्छा लग रहा है सवाल, केजी पर मीटर क्यूब, आपको रेडियस बताया, और आपके पास ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं है, कंप्रेस एयर है, और आपके पास वाटर की डेंसिटी बता दी है, और आपसे पूछता है शो करके बताएं मास ऑफ वाटर लीविंग। अच्छा, तो इसका मतलब बनेगा ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ 1000। सर, ये तो हो गया ना, वो वॉल्यूम निकालेंगे फिर डेंसिटी दी हुई तो मास आ जाएगा ना। आपको डेंसिटी गिवन है और आपको वॉल्यूम का गिवन है। सर वॉल्यूम निकालेंगे ना, उन्होंने कहा सिलेंडर का शेप होगा उसका, तो रेडियस हमारे पास है और हाइट वगैरह निकाल लेंगे खुद ही, हाइट निकालेंगे उससे। कैसे करके बताओ जरा, कर लिया तुमने ये पार्ट? किया हुआ है सर ये सर तो मैंने। सर आप बताओ। समझा दें सर, छोड़ो उसको। यार क्लास तुम चुप कर दो। यार आपने कर लिया ना, आप चुप करो, मैं सर से पूछ रहा हूँ। अच्छा बताएं उमर साहब कैसे करेंगे आप, जो आप बोल रहे हैं कर लिया आपने। मास सर आपके फर्स्ट पास 0.2 सेकंड की ना हम लोग वो डिस्टेंस निकालेंगे तो वो सी हाइट होगी, तो और रेडियस इन लोग ने हमें बताया हुआ 7.5 मिलीमीटर। अब हाँ हम लोग इसका पायर स्क्वायर एच से हम लोग उसका वो निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे इसकी, जो भी होता है पायर स्क्वायर जो भी होता है वो, और फिर हाइट क्या वाटर की डालोगे आप? डेंसिटी दी हुई है ना, तो वॉल्यूम आ गया और डेंसिटी है तो मास निकाल सकते हैं हम। पायर स्क्वायर एच में हाइट क्या डालोगे? अबे हाइट निकालेंगे ना भाई, आप ये 0.2 करो सेकंड्स साहब, में। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बराबर है मास के, राइट। जी डेंसिटी सर। आपको पता है वाटर की, वॉल्यूम की जगह लिखेंगे एरिया इंटू हाइट जी इज इक्वल्स टू मास। डेंसिटी की जगह डाल देंगे 1000, एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ नोजल जो था वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, बेस एरिया। और हाइट आप बोल रहे हो स्पीड गिवन है। अच्छा, हाँ सही लॉजिक कह रहा है। एरिया की जगह निकाल लेंगे हम आपके पास पाई आर स्क्वायर। एक क्लास कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो, पाई आर स्क्वायर, और हाइट का मतलब है आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, रुको मुझे ऊपर जाने दो। तो 1000 तो आ गई तुम्हारे पास डेंसिटी, एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, हाइट का मतलब है हाइट बराबर होगा डिस्टेंस के, हाइट बराबर होगा डिस्टेंस को, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या ये बात पता है? वेलोसिटी बराबर था डिस्टेंस अपॉन टाइम के, तो वीटी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के। तो इसका मतलब हो जाएगा वेलोसिटी आपके पास गिवन थी 13 और टाइम कितना गिवन था 0.2। तो जब 13 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट निकल आएगी, और इस हाइट की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 0.2। सॉल्व करें ज़रा, 1000 मल्टीप्लाई बाय पाई आर, रेडियस गिवन था 7.5 टाइम्स 10 पावर -3 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 13 की आ गई, 13 थी स्पीड, नहीं क्या गलती कर रहा हूँ मैं, 1000 हाइट आ है गई। ना? हाँ, 13 मल्टीप्लाई बाय 0.2, हाँ 2.6। 0.2 कितनी आ रही है? 2.6। 2.6। 2.6, तो इसका मतलब बन जाएगा 2.6। सॉल्व करना जरा, 1000 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 7.5 इंटू 10 पावर -3 का होल स्क्वायर इंटू 2.6। चेक करो कितना आंसर आ रहा है। क्या उमर सही है? और मुझे लग रहा है उमर सही होगा।
कितना आंसर है क्लास? 4.6 यही तो into प्रूफ 10 to करना था। 4.6 into 10 to the power -4 वॉल्यूम आया ना ये क्या आ गया? वॉल्यूम हाँ 4 वॉल्यूम का 4 है, 1000 से मल्टीप्लाई भी तो कर दिया हमने। हाँ वो उसके बाद फिर 0.46 आ जाएगा। आ तो गया आंसर, ये तो प्रूफ करना था। अच्छा सर आगे वाले पार्ट भी करा दें इसके। अच्छा अगला पार्ट मुझसे लगता है शायद उमर से भी नहीं हुआ। उमर पूछता है द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ वाटर ड्यूरिंग लीविंग दी, क्या है, ड्यू टू लीविंग ऑफ रॉकेट। चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास ऑफ वाटर, चेंज इन मोमेंटम, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी, मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी। तो मास आपने निकाले 0.46, फोर्स इनटू टाइम होता है ना, फोर्स आ गई आपके पास। चेंज इन मोमेंटम निकालना था, ये देखें अगले पार्ट के लिए। अगले पार्ट के लिए आपने जाना है चेंज इन मोमेंटम पे। चेंज इन मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता था फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के, ये बात आपको पता थी, जिसको मैं कहता था इम्पल्स ऑफ फोर्स। और फोर्स बराबर हो जाएगी वेट के, वेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आपके पास ऑब्जेक्ट का क्या क्या चीज़ें गिवन है? वेलोसिटी 13 है, मास सर 0. पिछले पार्ट में हमने मास निकाल लिया उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 13 - 0 से, ऐसे नहीं हो सकता? 13 - 0 क्यों? क्या वही वो पार्टिकल मैं वो बोल रहा हूँ ना कि वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल से इनिशियल कितनी मल्टीप्लाई है? इनिशियल 0 नहीं होगी? क्यों? सवाल में लिखा हुआ है। लिखा तो नहीं है। एक सेकंड, सवाल पढ़ना पड़ेगा मुझे, पहले वाले पार्ट में जाना पड़ेगा, होगा लिखा हुआ कहीं। Water is pushed vertically downward through a nozzle of the compressed air. The rocket is moved vertically upward. The nozzle has, सवाल में show that force, क्या फोर्स निकाल सकता था मैं? तुम्हें मास पता है ना, चेक करना जरा, मल्टीप्लाई करके जरा मास कितना निकाला तुमने, 0.46 निकाला है, और वेलोसिटी कितनी निकाली है 13। 0.46 मल्टीप्लाई बाय 13 करना जरा, ये तो सर पानी 5 की। हाँ सर 5.97 आएगा। और मार्केट क्या कह रही है? सेकंड एक सेकंड सर देख। चेक करो, ये तो फाइनल मोमेंटम आ गया खाली, अगर इनिशियली 0 था तो फिर चेंज मोमेंटम ये बनेगा, चेक करो जरा। जी सर यही है पीछे 6 न्यूटन पर हाँ तो सेकंड। इसका मतलब बनेगा, इसका मतलब होगा कि एक्चुअल में वो तुम्हारी लिए बात कि शुरू में पानी रेस्ट में होगा, क्योंकि जब तक वेपराइज नहीं होगा वो मोशन में आएगा ही नहीं। जी तो सर मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी, ठीक। उसके बाद क्या और कौन सा पार्ट था? फिर वो फोर्स का होगा वो डिवाइड बाय टाइम कर देंगे 0.2 से। हाँ चेंज मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा, फोर्स आ ठीक गई। है उसके और बाद क्या न्यूटन पूछते का हैं? थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होगा इधर? हाँ आप लिखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ लिखेंगे, द फोर्स एक्सर्ट बाय वाटर ऑन रॉकेट सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन बाय द रॉकेट। इधर हो क्या रहा है एक्चुअल में, रॉकेट जो है वो अपवर्ड जा रहा है, रॉकेट के अपवर्ड जाने के अंदर वाटर के जो पार्टिकल थे वो नीचे से एग्जिट कर देते फोर्स, उसके अगेंस्ट में रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड। तो आप लिखेंगे द वाटर पार्टिकल फोर्स अप्लाइड अपवर्ड, दैट्स व्हाई रॉकेट इज फोर्स अप्लाइड डाउनवर्ड। रॉकेट की फोर्स डाउनवर्ड है, उसके अगेंस्ट में वाटर पार्टिकल की एक्शन जो था वो अपवर्ड था, इसलिए रॉकेट जैसे जैसे पानी कंप्रेस होता चला जाएगा रॉकेट ऊपर उड़ता चला जाएगा। तो अपथ्रस्ट, जो वाटर पार्टिकल है यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, अपथ्रस्ट लगा रहे हैं, द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर पार्टिकल इज इक्वल टू द वेट ऑफ रॉकेट। ये बात समझ में आई? क्योंकि जी नोजल सर जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा प्रेशर से पानी बाहर निकल रहा होगा, और जितनी ज्यादा प्रेशर से पानी बाहर निकलेगा उतनी अपवर्ड फोर्स लग रही होगी नोजल के ऊपर। सर और इसका रॉकेट नेक्स्ट के पार्ट ऊपर, भी देख ले। इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लूँ। अरे इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे बोलता है द कंटेनर हैज द मास ऑफ 0.4 kg, द इनिशियल मास ऑफ वाटर बिफोर द रॉकेट इज लॉन्चिंग इज 0.75 kg,
द मास ऑफ द कंप्रेस एयर इन रॉकेट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, ठीक है। आगे बोलते हैं रॉकेट हैज द टाइम ऑफ 0.2 सेकंड आफ्टर लॉन्चिंग, शो दैट द टोटल मास इज 0.64 kg। टाइम कितना बताया था? 0.2 सेकंड में। कंटेनर हैज द मास ऑफ 0.4 kg। खैर इसमें 0.7 से 0.46 माइनस करेंगे 0.24 आया, उसको 0.4 में ऐड करेंगे 0.64 आ गया, और फिर वो फोर्स दी हुई है, एक्सेलरेशन निकालनी है, मास भी है, हो जाएगा ना ये तो। अरे भाई क्या स्पीड पकड़ी उमर तुमने, दोबारा से बोलो तो हल्के हल्के। एक सेकंड। कंटेनर हैज द मास ऑफ 0.4, द इनिशियल मास बिफोर लॉन्चिंग इज 0.7। तो मास ऑफ 0.46 निकल गया, अब 0.7 कैसे माइनस 0.46 कैसे कैसे हमने 0.4 कैलकुलेट किया ना निकल के, हमने जो ऊपर किया था कैलकुलेट निकाला है, निकला जो है। वजह बताओ, वजह क्यों किया ये? मैं चंपे मारूंगा। वो तो बोल रहा शो दैट द टोटल मास ऑफ वाटर इज 0। ये तो ऊपर वाला पार्ट नीचे क्यों पूछ रहे हो उसने? एक सेकंड, क्या कह रहे हो? ऊपर कितना सर आया वो था? वो कह रहे ऊपर 0.46 है ना, वो निकल चुका है, वो कह रहा है अब नया मास बताओ, जो पानी जो टोटल मास रॉकेट का क्या है अब जो बचा है। For the rocket at time 0 point launching, show that its total mass is 0.64। ऊपर मास कितना निकाला था? ऊपर निकाला था 0.46, है ना? 0.46 निकाला था ऊपर हमने। जी सर, 0.7 से इसको माइनस कर दें। 0.7 से माइनस कर देंगे 0.46 को, तो 0.6 कितना आएगा? 64 नहीं, 0.24 आएगा, 0.24 को 0.24 में 0.4 में ऐड ऐड कर कर दें। देंगे 0.4। इखलास तक के बात समझ में आई आपको? नहीं सर, बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरी है। मैं भाई सही कह रहा हूँ उमर, मगर उमर की स्पीड में बोलने की बहुत तेज है, ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आप मुझे बताएं, आपके पास ऊपर जो मास बताया था कितना बताया था? आपने ऊपर कितना मास निकाला है? ये देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कहीं निकाला था ना ये हमने। हाँ 1000 मल्टीप्लाई 7.5, कितना आया था मास? बताओ इसका आंसर। 0.46 0.46। ये आपके पास ग्राम्स में आया था, केजी में? 0.46 केजी आ गया था। ठीक। अब आप मुझे बताएं, कंटेन उसके अंदर टोटल मास कितना था? सॉरी, उसके अंदर मास कितना था? सवाल पढ़ो जरा। कंटेनर हैज द मास ऑफ 0.4। कंटेनर के अंदर मास था 0.4, और इनिशियल मास कितना था बिफोर रॉकेट? इज 0.7। तो तुम 0.7 में से 0.46 सब्ट्रैक्ट करो जरा, करो सब्ट्रैक्ट, कितना आंसर आएगा क्लास? इखलास साहब, जब 0.7 में से 0.46 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.24, और आपके पास बचा कितना? 4, 0.4 बचा हुआ है। तो जब 0.24 में 0.4 ऐड करेंगे तो 0.64 ही तो हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इतना मास तो आपके पास इवैक्यूएट हो गया ना, 0.46 kg। तो इनिशियल मास था 0.7, तो जब 0.6 में से 0.46 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0.24 आ जाएगा। जो 0.24 बचा, और पहले से मौजूद कितना था? 0.4, तो 0.4 प्लस 0.2624, आंसर हो जाएगा 0.64। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो? कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन। जी इखलास, तुम्हें किस में मसला था? वो उमर, तुम्हें किस में मसला था? तुमने अपने सवाल भेजे हैं क्या? जी सर, आपको वो वापस भेजे हैं, वो दो सवाल है, वो करा दें। एक सेकंड, करा रहा हूँ। दो तो नहीं, चार भेजे हैं ये तो। अच्छा, ये एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ एक बॉल लगी हुई है। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को खत्म करते हैं तो बॉल रिलीज होती है, नीचे की तरफ आती है। एग्जामिनर ने इसका ग्राफ बनवाया है। ग्राफ उमर साहब आपने बना लिया। मसला किस में आ रहा है आपको? पहले पहले डायग्राम में तो कोई मसला नहीं है तुम्हें। दूसरी डायग्राम में आपसे रीजनिंग का वो हो वो गया। एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री हाँ, फॉल। एक्सेलरेशन फ्री फॉल निकालनी है। तो आसान तो सवाल है एक्सेलरेशन फ्री फॉल का, इसके लिए ग्राफ पे जाना पड़ेगा। ये कौन सा ग्राफ है? ये डिस्टेंस वर्सेस। डिस्टेंस डिस्टेंस और टी स्क्वायर। हाँ, तो अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी तो मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी आपको। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है बेटा आपको? उसका ग्राफ कैसा बनता था बताओ जरा।
अगर तुमको काइनेमैटिक्स याद है तो काइनेमैटिक्स के अंदर आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो ग्राफ बनता था वो हमेशा एस वर्सेस टी स्क्वायर का बनता था, याद आ रहा है? एस वर्सेस टी स्क्वायर या डिस्टेंस वर्सेस टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा था। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो एस बराबर हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर के, तो टू इधर भेज दो, टू एस बराबर हो जाएगा ए टी स्क्वायर के। इसका मतलब बनेगा एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला आ गया टू एस अपॉन टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन बराबर होगी टू इंटू ग्रेडियंट, क्योंकि इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वही तो आपके पास एस अपॉन टी स्क्वायर है और ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है बेटा बस। और जो ग्रेडियंट निकलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, मगर डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में और टाइम होना चाहिए सेकंड स्क्वायर में। ये कॉन्सेप्ट था। उमर साहब कुछ याद सर आया? हो जाएगा, सर हो जाएगा अब सर। यही तो करना था। ये क्या बात भूल गए थे तुम? तो पढ़ाई तो थी बात। सर वो मैंने ना 1/2 GT स्क्वायर वाला किया, ये सब सही किया था मैंने, ये नहीं हाँ इक्वेशन सही लगाई थी, लेकिन मैंने ना उसमें एक पॉइंट उठा के कर दिया, उससे मेरा आंसर 10 आ रहा था। बस समझ गया मैं, ठीक है। एस अपॉन टी स्क्वायर। तुम्हारी तो यही तो क्वालिटी है कि तुम्हें आधी बात बताओ, आधी बात तुम खुद ही पकड़ लेते हो। ठीक, ये तुम्हारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब तुम्हारा दूसरा पार्ट क्या है? इसमें भी वही मसला है, इसमें एरिया निकालना था। ये ग्राफ गिवन है, ये तो आसान ग्राफ है, ट्रेपेजियम शेप बन रही है। एक नहीं सेकंड, नहीं सर, ये सब तो हो गया, इसका आगे वाले में है ना वो जिसमें रिजल्टेंट फोर्स के बाद से, वहां में मसला है मुझे। शो दैट द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 1300 न्यूटन इज एक्सर्ट ऑन द कार बाय द इंजन। ये वाला पार्ट नहीं हुआ जिसमें सर्कल बना के भेजा है तुमने। जी सर, सर इसमें टेंशन माइनस क्यों करेंगे, यानी ऐड क्यों करेंगे, माइनस होनी चाहिए ना, मुझे समझ नहीं आया ये। एक सेकंड, ऐड करके आंसर आ रहा है ये कह रहे हो तुम? हाँ, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो। अगर तुम डायग्राम देखते हो तो एक आपके पास जो कार है वो टॉय बार को खींच रही है, आगे की तरफ खींच रही है ना। जी देखो, अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अटैच हुआ है इस ऑब्जेक्ट के साथ, ये आपके पास फोर्स अप्लाई कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रही है? बैकवर्ड। तो आपके पास जो फोर्स होगी, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे तुम बताओ? एफ नेट किसके बराबर होगा? ड्राइविंग कहीं वो फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन की होना चाहिए, यहाँ पे तो टेंशन बिल्कुल नहीं होना डाली चाहिए। है इन्होंने। इसी बात नहीं, सुन तो लो, ये बात होनी चाहिए ना, ये बात मान रहे हो तुम? एफ नेट बराबर होगा फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स। हाँ तो सर, ये तो तुम्हारे मान ली पास मैंने। नेट फोर्स, तुम्हारे पास फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? नेट फोर्स प्लस फ्रिक्शन। क्या ये बात मानते हो? जी सर, ये तो समझ आ गई। तो अगर यही समझ में आ गया तो तुमने नेट फोर्स कितनी निकाली है? 340, 340 में क्या ऐड करोगे? 510, 510। 300 रिजल्टेंट फोर्स आई थी तुम्हारी 340। हाँ, तो 340 में तुम ऐड करोगे ना क्या चीज? फ्रिक्शन फोर्स कितनी आई थी तुम्हारी? 510 उन्होंने दी भी है। 510। तो जब 340 में 510 ऐड करो, 340 510 कितना हो जाएगा? 8, 850। 850। हाँ, और 440 क्या है? 440 से उन्होंने टेंशन बताई हुई है, टेंशन मुझे समझ नहीं आया। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ये दो फोर्सेस के, दो रोप के बीच के अंदर होगी ना टेंशन, दो रोप के बीच में टेंशन होगी ना बेटा। आप एक मुझे बात बताओ, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और रोप में टेंशन है, और आपके पास ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? टेंशन माइनस, टेंशन माइनस वेट वेट के। होगा ना। जी टेंशन सर। माइनस वेट बराबर होगा नेट फोर्स के। यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? जी सर। तो इसका मतलब बनेगा आपके पास नेट फोर्स बराबर होगी टेंशन माइनस वेट के। अब इस डायग्राम के अंदर आपके पास ये फोर्स अप्लाई कर रहे थे आप, ये फ्रिक्शन फोर्स थी, और टेंशन कहाँ होगी? रोप में, रोप में टेंशन कहाँ होगी तुम बताओ? सर दोनों तरफ होनी चाहिए, यानी आगे की तरफ होगी ना, क्योंकि पीछे वाले को खींच रही है वो। आगे की तरफ होनी चाहिए, पीछे वाले को खींच रही है, तो इसका मतलब होगा रिएक्शन फोर्स तो पीछे की तरफ लग रहा होगा ना। रिएक्शन फोर्स तो पीछे की तरफ लग रही होगी, तभी तो आगे से काउंटर अटैक हो रही होगी। तो ये जो टेंशन होगी, याद रखो रोप के अंदर जो टेंशन होगी वो भी फ्रिक्शन का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? फ्रिक्शन का।
क्या ये बात समझ में आई? अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को आपने रोप से अटैच कर दिया है, फ्रिक्शन फोर्स तो बैकवर्ड लग रही होगी, तो जो टेंशन लग रही होगी वो भी हमेशा बैकवर्ड ही लगेगी, तभी तो एक्चुअल में फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स के अंदर आपके पास ऐड सब्ट्रैक्ट होगी। तो जब हम नेट फोर्स निकालने के लिए जाएंगे तो टेंशन को हमेशा वेट के तौर पे एक्ट करेंगे। तुम्हारे पास जो फोर्स आई थी तुम्हारी आ गई थी 840 या 850 आ गई थी समथिंग, मगर टेंशन जो होगी वो भी आपके पास ऐड होगी, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा होगा फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स। फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स तमाम फोर्सेस के सम के बराबर होगी जो बैकवर्ड फोर्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। कुछ आया समझ में? ये वही सवाल है जिसके अंदर रोप के अंदर टेंशन आ गई है, तो रोप के अंदर टेंशन जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी ना, तभी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स में ऐड हो रही है वो। क्योंकि जैसे फ्रिक्शन पीछे एक्ट कर रहा था, तुमने नेट फोर्स निकालने के लिए आपने क्या किया, नेट फोर्स फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए तुमने टेंशन के अंदर, सॉरी नेट फोर्स के अंदर फ्रिक्शन फोर्स ऐड की है, साथ में इसमें टेंशन भी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? टेंशन, तभी टोटल फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स निकल आएगी। सही है सर, सही। राइट। अब किसका सवाल? सर ये मेरी एमसीक्यूज भी करा देना, 2 और एमसीक्यू भेजे थे आपको। हाँ, कौन से 2 एमसीक्यूज भेजे तुमने? एक सेकंड, एक ही तो भेजा है, देखो। एमसीक्यूज नंबर 30 और है उमर, एमसीक्यूज नंबर 30 और कौन सा है? 38 और एक सर दूसरा वाला वो 16 वगैरह 38 कुछ है, थोड़ी, देख। मेरे पास तो 30 आया है। एक सेकंड, ये किसका नंबर है? इखलास ने भेजा है, दोबारा भेजो उमर। इखलास साहब ने भेजा है 30। जी सर, ये वाला करवा दें। और भाई ये वाला 3 क्लास में कराया हुआ था, भूल गए फिर तुम लोग। क्या करूं मैं तुम लोग का भाई, कराई हुई चीज बार बार करवाए जा रहे हो। तुम मुझे एक बात बताओ, जब एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, जब आपके पास किसी रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फायर करते हैं या कैनन फायर करेंगे, तो कैनन तो आगे की तरफ जाएगा, कैनन कहाँ मूव करेगा? कैनन जाएगा आगे की तरफ, सॉरी, कैनन जाएगा आगे की तरफ। एक सेकंड, मुझे बोर्ड सीधा करने दो। कैनन आगे की तरफ जाएगा और कैनन जिससे फायर हुआ था वो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, राइट। तो इस सवाल के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि आपने एक रॉकेट लॉन्चर से एक कैनन बॉल को फायर किया है कैनन से, तो इसका मतलब बनेगा आपके पास ये वो ऑब्जेक्ट है, कैनन है जो आगे फायर होगा, तो इसका लॉन्चर का फायर हो रहा होगा, बैकवर्ड फायर हो रहा होगा। एक सेकंड, तो कैनन का मास कितना बताया था? सर कैनन का मास 1000 है और बॉल का 10 kg। बस, तो आप लगाओगे 0 बराबर होगा कैपिटल एम कैपिटल वी माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी, हो गया सॉल्व। कैनन का मास था 1000, कैनन की रिकॉलिंग स्पीड कितनी है निकालनी है, एक्स माइनस बॉल, कैनन का मास कितना था, कैनन बॉल का मास कितना था? 1000 कैनन की रिकॉइल वेलोसिटी दी हुई है। कहाँ दी हुई है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कैनन इज 5 मीटर पर सेकंड। बस सही है। तो 10 और मास कितना था 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस टेन कैनन बॉल इंटू का मास एक्स था वेलोसिटी, और स्पीड कितनी अननोन, तो जब ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 5 और उसके बाद 3 जीरोस, तो उसके बाद एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आगे आंसर 500, ये आंसर है। एक सेकेंड, अच्छा चेक करो क्लास कितना आंसर था, 500 था आंसर। जी सर, सही है ये, यही है। ये कितनी दफा कराया सवाल ये वाला? हेलो, हाँ बोलो। भूल गया था। हाँ फोन कर रहा था मैं, अगर मेरा क्लास सर ये आखिर में जो 2 भेजेंगे ये भी बता दें।
हाँ पूछो, कौन सा सवाल? लास्ट के 2 सवाल। एक जी सेकंड। सर, ये दोनों सवाल देख लें। एक तो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 9 है। एमसीक्यूज नंबर 9 का आंसर बनेगा क्या है? इन विच डायरेक्शन? एमसीक्यूज नंबर 9 का आंसर बनेगा बी, नॉट ए। ए गलत है, बी आंसर है 9 का। क्यों सर, क्यों ए क्यों नहीं? फास्ट एंड फ्यूरियस के कितने पार्ट देखे बताओ? फास्ट जी एंड सर, फ्यूरियस की फास्ट एंड फ्यूरियस की पार्ट देखे तुमने? नहीं सर, मूवी। एक भी नहीं देखा। बस। सर हम धूम देखे, धूम 3 वगैरह हमने नहीं भाई, इंग्लिश मूवीज पे जाओ ना। धूम वूम। मैं पूछता हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस, तुम धूम पे आ गए। फास्ट एंड फ्यूरियस की पार्ट आए थे ना, 4-5 उसमें पार्ट है। इंग्लिश होती है वो समझ ही नहीं आती हमें। अरे तो भाई फास्ट, मैं क्या जवाब दूँ ऑनलाइन क्लास में तुम्हें मैं? इंग्लिश होती समझ ही नहीं आती। ये देखें, ये एक व्हीकल है। इस ऑब्जेक्ट का वेट कनेक्ट करेगा डाउनवर्ड, नॉर्मल डायरेक्शन कनेक्ट करेगा अपवर्ड, और इंजन से जो फोर्स लग रही है फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स। याद रखें, जब गाड़ी बम्प होती है, बम्प होने का मतलब क्या है? एक्चुअली में जब गाड़ी के आपने शॉक एब्जॉर्बर चेक करने होते हैं, तो आप गियर में डाल के गाड़ी को ब्रेक दबा के रखते हैं, तो आपकी गाड़ी इस तरह से अप एंड डाउन मूव कर रही होती है, राइट? जब भी आप गाड़ी को फ्लाई करना चाहते हो, तो याद रखें ये कहलाती है आपकी फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स। आपकी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर जितने अच्छे होंगे, जब गाड़ी बम्प कर रही होगी तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा होगा, राइट? अब इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट बनाओ, कैसा बनेगा? यही तो बनेगा, ये तो था आंसर बी। फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स इज एक्टिंग राइट हैंड साइड एंड नॉर्मल डायरेक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड साइड। इसलिए जब ऑब्जेक्ट फ्लाई करता है तो ऐसे चलता है। तो जब भी गाड़ी आपके पास फ्लाई करेगी, हमेशा इस तरह से फ्लाई करती हुई जाती है ना। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा, गाड़ी यूं चलते चलते इस तरह से फ्लाई करेगी, फिर ग्राउंड पे आ रही होती है। तो जो फ्लाई कर रही होती है उसकी रीजन क्या होती है? फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स आपके पास एक्स एक्सिस में होगी, नॉर्मल रिएक्शन वाई एक्सिस में होगा, तो इसका रिएक्शन जो होगा ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। क्या ये बात समझ में आई? देखो, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड। वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन फोर्स हो गई। अब सर आप आपके इसके पास, ऊपर वाला भी करा दें वैसे। अरे भाई इसके ऊपर वाला भी था। इसका आंसर समझ में आया क्लास साहब तुम्हें? नहीं सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, वापस बताएं। ए यार, पूरी स्टोरी सुन ली, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं बोल रहा था, जब आपकी गाड़ी चलना शुरू होती है और जब गाड़ी फ्लाई करती है, तो फ्लाई हमेशा फ्रंट व्हील से करती है, बैक व्हील से करती है? फ्रंट से फ्लाई करेगी ना गाड़ी आपकी। आपकी गाड़ी का इंजन कहाँ होता है? आगे। तो फोर्स कहाँ लग रही होती है? इंजन की फोर्स कहाँ लग रही होती है? आगे बिल्कुल राइट पे जैसे। बिल्कुल, इंजन की फोर्स लग रही होगी ऐसे। ये लगी इंजन की फोर्स। यहाँ तक समझ में आया? और हम्म। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कर रहा है? परपेंडिकुलर टू वेट, मतलब बिल्कुल ऊपर। अपवर्ड। अपवर्ड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे आप? बताइए जरा। इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकलेगा। जी सर। यही तो बी है आंसर। उसने पूछा है जब गाड़ी पे आपके पास जो सवाल रोड है का वो ये। बोला उसने? हाँ, रोड से नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? अपवर्ड। ऊपर। ऊपर लग गया ये होगा। और इंजन की फोर्स कहाँ लग रही है? अच्छा, बी पे आगे। है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ निकलेगा? आए बी। हाय। अच्छा। अच्छा, और एमसीक्यू नंबर 8। जी सर, 8 भी बता दें। 8 भी बता दें। 8 के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 3m। तो याद रखें, टोटल मास कितना हो जाएगा? m प्लस 3m। तो टोटल मास हो जाएगा 4m। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ma। अब टोटल मास आ गया 4m, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन बराबर हो गई फोर्स के। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, तो एक्सेलरेशन निकलेगी फोर्स अपॉन 4m। क्या ये बात समझ में आई आपको? फोर्स बराबर होगी, एक्सेलरेशन बराबर होगी फोर्स अपॉन 4m। क्योंकि एक का मास m था, एक का मास 3m था, तो m प्लस 3m बराबर हो जाएगा 4m के। तो फोर्स बराबर होगा ma के। m की जगह 4m डाल दिया, एक्सेलरेशन इज अननोन, फोर्स की जगह f। सो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 4m। अब आप मुझे बताएं, फोर्स x ऑन y, फोर्स x ऑन y पूछे या फोर्स y ऑन x पूछे? एक्स वाई पे कितनी फोर्स लगाएगा या वाई एक्स पे कितनी फोर्स लगाएगा? अगर आपसे फोर्स एक्स ऑन वाई पूछे या फोर्स वाई ऑन एक्स पूछे, तो आपने याद रखना है, न्यूटन का थर्ड लॉ याद रखना है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता था एवरी एक्शन इज इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड, बट ओनली अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या होगा?
सेम इन मैग्नीट्यूड होगा बट ओनली ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब बनेगा फोर्स एक्स ऑन वाई बराबर होगा माइनस फोर्स वाई ऑन एक्स के विद माइनस साइन के साथ। तो आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था एम ए, क्या फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था आपने? एम ए पढ़ा था। अब आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट में से मास हमेशा बड़े का लेना है। मास किसका लेना है? बड़े का। ये बात याद रखें आप, मास लेंगे बड़े का, तो बड़े ऑब्जेक्ट का मास है 3m और एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं f/4m। तो m से m कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 3f/4। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है डी। या जी हाँ जी। वापस बताएं सर, आपने क्या किया? एक्सीलरेशन को f/4m क्यों किया? मैं पूरे ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे होंगे, ये बताओ। जी सर अगर कर आप रहे हो। ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से आप भी चल रहे हो। क्या ये मेरी बात मानते हैं आप? जी सर। तो इसका मतलब होगा जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो ये m था और ये 3m था। दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे, तो इसमें और इसमें दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगा। तो मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालूंगा? एक का मास m था, एक का मास 3m था। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता था ma। तो फोर्स तो उसने f बताई थी, मास कितना हो जाएगा? 3m + m, ये बन जाएगा 4m इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गई f/4m। यहाँ तक बात समझ में आई? एक्सेलरेशन आ गई फोर्स/4m। इखलास साहब, यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। अब आपने पूछा था नेट फोर्स। नेट फोर्स याद रखो, आप लिखेंगे ma से। एक्सेलरेशन तो आ चुका है 4/f/4m। मास आपने बड़े वाले का लेना है। किसका लेना है? बड़े वाले का। अब एक m एक 3m है, मास किसका लोगे? 3m। बड़े वाले का, हाँ। क्यों? क्योंकि वही तो रोल प्ले कर रहा होगा, मोर मास मोर एक्सेलरेशन। क्योंकि आप जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन का मास ही काउंट हो रहा होगा, एक्चुअल में आपका मास थोड़ी काउंट हो रहा होगा, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए आंसर बनेगा 3f/4। ओ माय गॉड। और भेजे ओके, भेजता हूँ और भेजता हूँ। कौन सा मिल बांट के। मैंने आपको 2 आराम से- एमसीक्यू भेजे थे, अभी 2 एमसीक्यू भेजे हैं आपको। अबे भाई कितने भेजे यार? 2 एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यू, कौन सा 2 एमसीक्यूज? ये एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ बेटा। 8 के बाद तुम लोग की चूल्हे ना हिल जाए तो नाम चेंज कर लेना दिमाग का। रखो एमसीक्यूज नंबर 8। उमर तुमने भेजा है एमसीक्यूज नंबर 8? एमसीक्यूज नंबर 8 भेजने का मतलब है तुम चारों क्लास खत्म हो जाए बस, उसके बाद देखना भी यही होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 के अंदर आपके पास सर मैंने तो 6 और 38 भेजा है ना। फिर 8 किसने भेजा है? उमर के आगे लिखा हुआ है, हैं? सर्किल बना हुआ है। उमर तुम्हें तो भेजा है सबसे लास्ट में। एमसीक्यूज सर नंबर 8, 8 है, 6 है 8 आपने 8। करवाया था सर। 8 मैंने भी पूछा और था क्या, काफी पहले। तुमने करवाया तो था, मैंने मुझे याद पड़ हाँ रहा है। सर, करवाया था आपने। ये था नहीं उस वक्त। उस सर वक्त भी कौन सा क्लास, 38 उस या वक्त भी 6 है क्लास बंक 38 की और होगी। सर मैं कोई क्लास बंक नहीं करता, सारी अटेंड करता हूँ। हाँ, झूठ बोल रहा है सर। 38 की बात कर रहे हो यार उमर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी आपने? आराम साहब आप करेंगे ये सवाल। कौन है यार सब? राहिल साहब। अच्छा राहिल साहब भी हैं, साद भी है, मारिया भी है, अरम भी है, तो बाकी सब सो रहे हैं क्या? एमसीक्यूज नंबर, ये देखें, एक सवाल दिया है और ये सवाल उमर साहब का सवाल है। और मुझे हैरत हो रही है कि इतने मुश्किल मुश्किल पार्ट उमर कर लेता है, इतने आसान सवाल में आगे फंस गया। वेक्टर का सवाल है बेटा। एक एग्जामिनर ने डायग्राम बना के दी है, डायग्राम ये रही। एक फोर्स गिवन है, ये स्टेट गिवन है, दूसरी यूं गिवन है, और इसका रिजल्टेंट जो है वो यूं गिवन है। ये ज्वाइन हुआ है, इसके साथ ज्वाइन हुआ है, मुझसे ज्वाइन नहीं हो सका है, ये ज्वाइन हुआ है पूरा। आपके पास इसको नाम दिया है यू का, जो है इसको नाम दिया है यू का। अरे सर समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। नहीं आप क्या समझ, यू का नाम आप दिया 6 है, आ गई, 6 पे आ जाए। इसको
इसको x का नाम दिया, इसको v का नाम दिया। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन दी v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो x की वैल्यू 80 होगी। अब किस पे आ जाऊँ मैं? अब सर किस पे आ 6 करा देना, ये वाला तो हो गया मुझसे। 6 करा दूं? 6 के अंदर आपके पास एक बॉल ड्रॉप होती है, और बॉल जो है वो आपके पास डिस्टेंस कवर करती है। यार ये तो डायग्राम बनाना एक जो है ना मसला होता है। एग्जामिनर ने एक बॉल दिखाई है, वो डिस्टेंस कवर करती है x, और बाद का डिस्टेंस कवर करती है h। यार ये याद पड़ता है, मैंने कराया 2-3 दफ़ा यार। उमर तुम होगे नहीं क्लास में, ये बहुत ही फारिग सवाल है। फारिग सवाल के दिमाग हिला देगा अभी, तुम देखना। राइट, ऊपर का डिस्टेंस x है, नीचे का डिस्टेंस h है। यहाँ से तक टाइम लेता है t1 और टोटल टाइम लेता है t2। ऊपर से नीचे का आने में टोटल टाइम कितना ले रहा होता है? t2, और खाली x कवर करने में टाइम लेता है t1। तो एग्जामिनर पूछता है एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो आप बात करोगे पहले फॉर x, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो फॉर x की बात करोगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस की जगह x डालेंगे, इनिशियल जीरो डालेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। प्लस लिखूंगा, हाफ लिखूंगा a t की जगह t1 स्क्वायर। तो x बराबर हो गया हाफ a t1 स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब आप जाएंगे इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं बात करूंगा टोटल टी की। किसकी बात करूंगा मैं? टोटल टी। तो जब टोटल टाइम टी कवर हो रहा होगा तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा होगा? जब टोटल टाइम कवर होगा टी, तो लिखेंगे फॉर x प्लस एच। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में डिस्टेंस की जगह x प्लस एच डालेंगे, इनिशियली जीरो डालेंगे, टाइम खुद ब खुद मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, हाफ a डालेंगे और t की जगह t2 स्क्वायर डाल देंगे। अब आपके पास x प्लस एच बराबर हो गया हाफ a t2 स्क्वायर। अब आपने ऊपर से x की वैल्यू उठा के इधर डाल देनी है, हो जाएगा प्रूफ। तो अगर मैं ऊपर से x की वैल्यू उठाऊं तो निकलेगा हाफ a t1 स्क्वायर प्लस, ये तो x की जगह पे आ गया, हाफ a, ये देखें पूरा का पूरा x की जगह पे आ गया, हाफ a t1 स्क्वायर प्लस h बराबर हो जाएगा हाफ a t2 स्क्वायर। अब आपने ये को सब्जेक्ट बनाना है, इसका मतलब होगा इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो h बराबर हो जाएगा हाफ a t2 स्क्वायर माइनस हाफ a t1 स्क्वायर। हाफ a कॉमन ले लो, अंदर बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर सर हो गया बराबर होगा h के। मैंने 2 सवाल भेजे, देखे। डायनेमिक्स का ही है। इसका आंसर बनेगा बी 19 का। ये तो वर्डिंग का सवाल है यार, इसमें सवाल में लिखा हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यार। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना क्लास। जी जी सर, क्या कांस्टेंट बट नॉट जीरो। हाँ, ये सवाल तो हमने से क्लास में पूछा था अभी पिछले हफ्ते। हाँ सर। सर एक बात बताएं, नहीं अगर नहीं, एक नहीं बॉडी बता, पे नहीं बता रहा। हाँ सुने अगर सुने सर, अगर एक बॉडी पे वो मास है और उस पे एक्सीलरेशन लग रही है, तो और वेलोसिटी मास है, वेलोसिटी भी है, और मास है, मास तो होगा, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका मास ना हो? पूरी बात सुने सर, हाँ एक्सीलरेशन है उस ऑब्जेक्ट में और वेलोसिटी भी है और रिजल्टेंट भी है। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कौन सी 3 चीजें सेम डायरेक्शन पे होंगी? दो चीजें हो सकती है सेम डायरेक्शन में, तीन नहीं हो सकती, फोर्स क्यों? और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स होनी चाहिए ना सेम डायरेक्शन। हाँ, वेलोसिटी कभी बिल कभी ऑपोजिट भी हो सकती है, हाँ, क्योंकि तो इसका एमसीक्यू भी था। जब रिटार्डेशन होगी तो आपके पास फोर्स और एक्सेलरेशन जो होगी सेम डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अच्छा सर, हाँ 12 12 देखें जरा, 12 जो भेजा है मैंने इससे सर पहले। 12 तो आसान है, ना करें। करा दे सर, करा दे। 12 है कहाँ, आया है कहाँ है? इससे पहले भेजा है मैंने, 19 से पहले। अबे अपथ्रस्ट तो कांस्टेंट रहती है ना, वो बदलेगी थोड़ी ना, अपथ्रस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। ए आंसर है। ये तो है, लेकिन क्यों है ये? अपथ्रस्ट कांस्टेंट रहती है भाई, नेट ए रेजिस्टेंस बढ़ती है और नेट फोर्स कम होती रहती है।
बिल्कुल सही कह रहे हो उमर। ओके अब 100 ओके ओके। बस खत्म हो गए आपके मसले जी। सेट और है, भी हाँ तो- सेट है, सेट है, सेट है। आ गया सर। और सिर्फ और अगली पूछ रहा हूँ क्लास एक में सेकंड वर्क और। एनर्जी पावर ये पूछेंगे आपसे। हाँ सर, लेकिन सर अभी और पूछना है मुझे, ओके। ओ भाई बाकियों के भी हक है पूरा। पूछे अपने राहिल साहब, साद, आफिया, और कौन कौन है, अरहम, जो जो मौजूद है अभी। अरहम के भी सवाल खत्म नहीं हुए थे ना, मैं बीच से तुम्हारे पास चला गया था, मेरे ध्यान से निकल गया। उसने भी पूरी फाइल बना के भेजी है मुझे। रुको अरहम, कौन सा कर रहा हूँ मैं? तुमने मुझे सबसे पहले भेजी थी, और मास्टर से पूरी पीडीएफ की फाइल बना के भेजी है। अरहम, आर यू इन द क्लास? सर अरम कौन है सर ये? जैसे आप इखलास है, ऐसे एक अरहम है। सर इसको तो कभी देखा नहीं। अबे यार, उमर में क्या इखलास, क्या बोलूं मैं तुम्हें। छोड़े सर, छोड़े। वो जरा नहीं भैया पूछ अरहम रहा वाले तुम। की पीडीएफ एमसीक्यू वाली खोले ना इसकी, वो उसमें मुझे ही मसले एक दो में। कौन सी भेजूं? कौन से वाले? पीडीएफ फाइल जो है ना। सर जो पहली वाली पीडीएफ फाइल है ना, उसके अंदर वो एक दो सवाल है इसमें मुझे ही। तो बताओ ना कौन से हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कौन से में मसला है। पीडीएफ तो खोलें। कहाँ कौन? भाई मेरे पास तो उसने पीडीएफ फाइल बना के भेजी है, और हमने, मेरे मोबाइल के अंदर है, तुम्हारे पास भी होगी, व्हाट्सएप ग्रुप जी पे सर। डालिए ना। तुम जी किस सर, पीडीएफ की बात कर रहे हो? इसी वाले पीडीएफ की जो उसने भेजी है। तो तुम खोल के मुझे एमसीक्यूज बताओ ना। तुम पहली पीडीएफ खोली जिसपे लिखा हुआ है आपके पहला पास वाला, पहला इसका सबसे पहला। डायनेमिक्स क्यूरीज, जिसपे लिखा हुआ है। नहीं बेटा, अच्छा, तुम तो मुझसे पहले आए थे बेटा, हैं? तुम तो मुझसे पहले आए थे, ये सवाल मैंने सबसे पहले सॉल्व किया है उमर। है और सर, कर दिया सवाल आपने ये। तुम्हारे आज की क्लास में 12:03 पे, 4 मिनट पे जो मैंने सवाल सॉल्व किया है, वो ये डब्ल्यू, टेंशन और वेट वाला है। हैं? और तुम तो मुझसे पहले क्लास के अंदर मौजूद थे। ये देखें, ये आपके सवाल की क्यूरीज हैं। उससे पहले ये सवाल कराया था। ये देखो सबसे पहला सवाल आज का, ये टेंशन, वेट और एच। एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल फोर्स। ये तो मैं करा चुका हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल बननी है, देख लो स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन शेयर हुई भी है। सर टेंशन माइनस एच साइन थीटा नहीं होना चाहिए? अच्छा, क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, वेट नीचे की तरफ है, हाइट। अच्छा, हाइट ऊपर है। हाइट नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये। और ये हाँ हाँ, राइट वो हैंड, ये राइट हैंड राइट साइड एंगल पे। ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो टेंशन वेट से एच की तरफ जाना चाहिए। इसमें तो उल्टा अच्छा, हो जा रहा है टेंशन। उल्टा कहाँ जा रहा है? टेंशन ऊपर जा रहा है। ये देखो, सर वेट टेंशन का, को तो नीचे जाना चाहिए था ना। क्यों टेंशन नीचे आना चाहिए? अगर आपको मैं रोप से बांध के हैंग कर दूं, तो आपका वेट नीचे एक्ट करेगा, रोप में टेंशन ऊपर एक्ट करेगी, नीचे एक्ट करेगी? ऊपर सर, ऊपर। तो बस, टेंशन तो हमेशा ऊपर एक्ट करती है, नीचे क्या एक्ट करेगी? वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड। ये ट्रायंगल बनी भी तो है, ये देखो। टेंशन कह रहे हो ये गिवन है, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, दिस इज वेट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो मैंने सबसे पहले वेट ड्रॉ किया। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्टिंग ऑन राइट हैंड साइड, एंड टेंशन इज इंक्लाइंड व्हिच इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री। तो वेट हाई, हॉरिजॉन्टल और टेंशन का बीच में एंगल था 30 डिग्री। साइन लगाया, कोसाइन लगाया, आंसर आ गया। मैंने तो डिफरेंट चेक किए थे कि साइन से होगा कोसाइन से होगा। ये सवाल था। चलें बस, रखते हैं आज यहीं तक, मैं भी दिमाग की चूल्हे हिल गई हैं। पौने नहीं दो सर, घंटे अभी और बात हुई। करवाएं सर। नहीं, बाकी अगली क्लास में पूछना। सर मैं अगली क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप कुछ और पढ़ा देंगे उसमें। जाहिर सी बात है, वो तो पढ़ाऊंगा आगे। नहीं सर, क्वेरीज जब तक सबकी सही से नहीं होती तब तक आगे नहीं बढ़े। नहीं नहीं, ऐसे कोई कहानी नहीं है, वो तो पूरा साल खत्म हो जाएगा, क्विज खत्म नहीं होगी। क्योंकि जो बात मैं आज बताता हूँ, अगले हफ्ते तुम फिर भूले बैठे होते हो। 6, 5 या 6 एमसीक्यू तुमने वो पूछे तो मुझसे क्लास में फिजिकल पूछ चुके थे, वो भूल अच्छा गए। सर, एक चीज बता दें बस, क्लास खत्म होने से पहले मैं फोटो भेज रहा हूँ, एक चीज बता दें। नहीं, बस क्लास खत्म कर रहा हूँ। सर लास्ट सवाल है, वो सिर्फ एक बार देख सर के ये एक स्टेटमेंट सवाल है, करना है। सवाल करिए, ये जो सवाल है ना ग्रुप पे, ये भी करा दो। इसमें 4 ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, फिर वो उनका मास तो 4m हो जाएगा और एच भी 4h हो जाएगी। वो मास ऑप्शन ही नहीं है है। 6 mgh। क्यों है 6?
अगर आप मुझे बताओ पहले ऑब्जेक्ट की कितनी निकलेगी जीपी? पहले 4 ऑब्जेक्ट MGH हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं एमजीएच, दूसरे की भी एमजीएच, तीसरे की भी एमजीएच, चौथे की भी एमजीएच, तो टोटल एमजीएच कितना हो जाएगा? 4। जी। और अब तुम आओ वर्टिकल के ऊपर, जो पहला ऑब्जेक्ट होगा उसकी मास कितना होगा? m, ग्रेविटी g, हाइट h। तो पहला ऑब्जेक्ट की निकलेगी mgh, दूसरे ऑब्जेक्ट की निकलेगी 2mgh। क्या ये बात समझ में आई? 2 क्यों होगी सर? वो 4 होनी क्योंकि चाहिए ना, उसकी कि हाइट 2 हो मास गई भी ना, ट्वाइस हो। उसकी हाइट 2 हो गई ना, मास कहाँ से ट्वाइस होगा? हाइट ट्वाइस हो रही है बेटा। एक अच्छा ऑब्जेक्ट सही की, सही। तो इसकी हो जाएगी 2mgh, तीसरे की हो जाएगी 3mgh, चौथे की हो जाएगी 4mgh। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10mgh माइनस 4mgh, कितना आंसर आ जाएगा? 6mgh। आया समझ में? और हमने जो सवाल भेजा था, सही है सर, आ गया थोड़ा। देखो ना, 4 ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल रखे हुए थे ना, पहले पहले ऑब्जेक्ट रखे हुए थे इस तरह से, कैसे रखे हुए थे? 1 2 3 4, इसकी निकली mgh, इन सबकी सेम होगी तो हो जाएगा 4mgh। उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे रखे हुए? तो इसकी mgh, इसकी 2mgh, 3mgh, 4mgh, इन सबको ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी? 7mgh, सॉरी 10mgh। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया आंसर। जी उमर साहब, कौन से सवाल? सही है सर। सर स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस, फोर्स ए बराबर होगी माइनस फोर्स ऑफ बी के, न्यूटन थर्ड लॉ। इखलास साहब आपका आखिरी सवाल आज का, फोर्स ऑफ ए बराबर होगी माइनस फोर्स ऑफ बी के, और टाइम का रिलेशन बताना था, तो टी ए बराबर होगा टी बी के, क्यों क्यों सर क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, याद आया? ओ, तो फोर्स ऑफ ए बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए, बराबर होगा माइनस फोर्स ऑफ बी के। तो अगर फोर्स ऑफ ए बराबर है, अगर फोर्स ऑफ ए बराबर है, ये देखें, आपको पता था फोर्स ऑफ ए बराबर है माइनस फोर्स ऑफ बी के, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला था चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ऑफ ए, बराबर होगा माइनस चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम ऑफ बी। तो चेंज इन मोमेंटम से चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो टी ऑफ ए बराबर हो जाएगा माइनस टी ऑफ बी के, मगर टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए टाइम को इग्नोर कर देंगे, माइनस साइन को। तो टी ए बराबर हो जाएगा टी बी के, ऐसे करना था। और सर इसका लास्ट वाला, यूज योर आंसर्स पार्ट 1 टू शो द चेंज इन मोमेंटम। अब आपने एक बात लिखी है, टाइम तो दोनों को सेम लग रहा होगा, तो आपके पास फोर्स ऑफ ए बराबर था फोर्स ऑफ बी के साथ माइनस साइन के साथ, तो लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए बराबर हो जाएगा माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी अपॉन, इसका मतलब होगा चेंज मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए बराबर होगा माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ बी। तो ए और बी बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बराबर होगा माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। ये तो बोल रहा था एग्जाम में, हो गया प्रूफ, ऐसे करना था। ये जी चलें, रखते हैं क्लास 8 तक, ओके जी, खुदा हाफिज। जो बात पूछनी है पूछ ले अभी, उमर और सर क्लास। अगर ग्रुप पे भेजें तो ग्रुप पे आप जवाब देंगे? नहीं, क्लास में दे तो रहा हूँ मैं जवाब, और कौन सा ग्रुप? ग्रुप आई एम वो नॉट जो बना अवेलेबल हुआ है 24/7। मैं सर, अभी 24 अच्छा नहीं बने 7 वाला सर टीचर प्लीज। थोड़ी हूँ कि रात में 2 बजे मैसेज कर दे, मैं आपको 2 बजे सो के उठ के मैसेज करूँ रिप्लाई। सर शाम में करता है, उमर ने भी जब किया था नहीं दिया था जवाब। चलो ओके।
हो गए जो, खुदा हाफिज।